हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन. आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ. ओके. सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी रिसर्च एप्टीट्यूड पर ही पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके. सो हमारा टारगेट क्या रहता है? टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM. हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ. ओके. सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से? आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलता है, फ्री क्लासेस मिलते हैं, है ना, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिलते हैं, आपको फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है ना. तो ये नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? जो क्लासेस हो रहे हैं, जो एमसीक्यू सीरीज हो रहे हैं, वो आप इस वेबसाइट पे जाके www.ugc-net.com, इस वेबसाइट पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. सो ये फ्री क्लासेस है, इनको आप देख लीजिएगा. ये फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन आते हैं फिलर फॉर्म के नाम से, और इसको भी आप इंस्टॉल करके वहां से आप मॉक टेस्ट और क्विजेस दे सकते हैं. सो ये 2 बजे का क्लास है, एमसीक्यू क्लास, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा कभी. ठीक है. हाँ, आप बहुत सारे कंसेप्ट्स इसमें सीखोगे और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप इसके साथ जुड़े रहो. ठीक है. हाँ. तो ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म का, जेआरएफ अचीवर्स, और ये नेट अचीवर्स है. ओके. आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आएगा. ओके. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो आर यू रेडी? देन गिव थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको. ओके. So let's begin, let's get started. So let's start our today's MCQ series. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1. इसको पढ़ो और आंसर करो. Which of the following best describes the development process for a research question? निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस फॉर रिसर्च क्वेश्चन? इन्हें रिसर्च क्वेश्चन की डेवलपमेंट प्रोसेस कौन सा बता देता है इनमें से? A broad question is made more specific as terms are more clearly defined. B. A broad question is made more specific in order to be more significant. C. A specific question is broadened as terms are more clearly defined. D. A specific question is broadened in order to be more significant. और हिंदी वाला भी पढ़ो, आंसर करो अच्छे से. ओके. चलो, तुरंत आंसर आना चाहिए ऐसे ही. वेरी गुड, बहुत अच्छा. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. चलो सब आंसर करो पहले. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट. ओके. हाँ, ए पार्ट इसका आंसर है. ए ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड. यानी जब हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक बनाते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, है ना. हाँ, तो यानी हर एंगल से इसको स्पेसिफिक बना लेते हैं. एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड, उसमें यानी वो एक्सप्लेन और डिफाइन कर लेता है हर एक मैटर को. ठीक है. जो भी हमारे रिसर्च स्टडी में होगा उसको वो डिफाइन कर लेता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है. ठीक है. हाँ, तो ये इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर लेता है ये वाला ऑप्शन. ठीक है. हाँ, तो बाकी ऑप्शन देखो. ए ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू बी मोर सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट बनने के लिए उसको हम स्पेसिफिक बनाते हैं. ठीक है.
A specific question is broadened as terms are more clearly defined. A specific एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्यों बनाते हैं? फॉर मोर क्लियरली डिफाइंड, ताकि वो हमें अच्छे से दिखे, है ना, अच्छे से डिफाइन करे उसको, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन इज ब्रॉडनर इन ऑर्डर टू बी मोर सिग्निफिकेंट बनने के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाते हैं उसको कि वो सिग्निफिकेंट बन जाए या इंपॉर्टेंस दिखा दे इसकी, ठीक है। ओके, सो देखो मतलब ये सारे थोड़े से अलग से हट के हैं, बट ये जो है ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक होना चाहिए, बल्कि स्पेसिफिक क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, मोर स्पेसिफिक होना चाहिए, इन्हें सबसे अलग होना चाहिए। एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड, और उसमें पूरा डिफाइन किया हुआ होगा, ठीक है। हाँ, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। गुड रिसर्च क्वेश्चन आर, जो अच्छे रिसर्च क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? ए, क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड एथिकल। बी, feasible, clear, significant and ethical. C, feasible, clear, significant and include a hypothesis. D, feasible, clear and ethical। सब पढ़ो और आंसर करो। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले, फिर आप आंसर कर लो, आपके पास टाइम होता है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, फिजिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड एथिकल, यानी उसमें फिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसको अच्छे से हम मेजर करें। क्लियर होना चाहिए, है ना, वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। हाँ, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ये रिसर्च क्वेश्चन हमारा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, एंड एथिकल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स कि वो यूजफुल होना चाहिए फॉर आवर रिसर्च स्टडी और फॉर आवर रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो इसमें सी पार्ट में इंक्लूड हाइपोथेसिस भी नहीं आएगा, ठीक है। फिजिबल, क्लियर, एथिकल, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें क्लियर, सिग्निफिकेंट, फिजिबल तो जरूरी होना चाहिए ना, फिजिबल तो जरूरी है। ओके, सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्चेबल क्वेश्चन इज, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको, ठीक है। हाँ, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बताना एक रिसर्चेबल क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन सीम्स इंटरेस्टिंग टू आंसर, यानी उसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए उस क्वेश्चन में कि अच्छे से कोई सब आंसर करे। बी, पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन दैट कैन बी कलेक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर ए क्वेश्चन, यानी जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करेंगे वो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कमर्शलाइजेशन, ठीक है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। चलो आंसर करो सब। सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वेरी गुड, तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन दैट कैन बी कलेक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर ए क्वेश्चन, यानी जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो हम कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च क्वेश्चन, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक तो फिजिबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च क्वेश्चन में, दूसरा वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और इंटरेस्ट भी होने चाहिए उसमें। देखो अगर हम ओनली इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्वेश्चन सीम्स इंटरेस्टिंग टू आंसर, तो इंटरेस्ट की बात खाली आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कमर्शलाइजेशन, ये भी यहाँ पे एलिमिनेट होता है। सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी,
तो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट होता है कि यानी हम पॉजिटिव चीज देखते हैं सोसाइटी में, है ना। हाँ, तो ये रिसर्चेबल क्वेश्चन जो होना चाहिए वो फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्लियर मतलब जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे वो भी अच्छे से होने चाहिए, और वो इथिकल होना चाहिए, ठीक है। और जो रिसर्चेबल क्वेश्चन जो होगा ये होना चाहिए मोस्टली इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च क्वेश्चन assessed in the context of the intended study design, or that it should be feasible, interesting, novel, ethical and relevant, ठीक है, जो मैं भी बता रहा था। यानी जो गुड रिसर्च क्वेश्चन होगा उसको हम अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च स्टडी, जो हमारी रिसर्च स्टडी होगी या रिसर्च प्रॉब्लम होगी, तो वो होनी चाहिए फिजिबल। जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा वो फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल का मतलब क्या है, उसमें एडिक्वेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, है ना। उसमें अफोर्डेबल मतलब टाइम और मनी ज्यादा मनी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी उतना ही होना चाहिए कि जितना हम अफोर्ड कर सकें। इस तरह इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यानी उसमें आंसर अच्छे से हम कर पाए, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट होगा उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंट्रोड्यूस द इन्वेस्टिगेटर एंड हर फ्रेंड्स, इस तरह नॉवेल्टी, न्यूनेस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इथिकल होना चाहिए। तो इथिकल का मतलब है कि जब कल इसको मतलब अप्रूव करे कोई, ठीक है, जो फंडिंग एजेंसी होगी, ऐसे रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं जब फंडिंग एजेंसी अप्रूव करे, ठीक है। रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये था इसमें रिसर्च गुड रिसर्च क्वेश्चन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो हिंदी में भी है, आप इसको पढ़ लो अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी, एक अच्छी हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए। Formulated in such a way that it can be tested by the data, precise, specific and consistent with most known facts of limited scope and should not have global significance, all the above। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा, यानी इसको ऐसे बनाना है कि हमें कल आसानी हो जाए कि जब इसको हम टेस्ट करेंगे थ्रू डेटा तो उस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। सो ऐसे इसको बनाना है एक हाइपोथेसिस को, ओके। अगर हम बोलेंगे गुड रिसर्च क्वेश्चन या हम बोलेंगे गुड ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, तब वो सारा होगा उसमें, ठीक है, ऑल द अबव। वो पिछले बार एक क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। बट गुड हाइपोथेसिस के लिए हम ये मान के चलते, ठीक है। उसको ऐसे बनाना है ताकि उसको हम टेस्ट करें कल, ठीक है, ओके। तो सारे ऑप्शन किसके लिए हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, ओके। सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। A hypothesis can be described as, एक हाइपोथेसिस को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, जस्ट a hunch, a wild guess, a type of statement made by researchers when they are attempting to get funding for their research, a prediction of some sort regarding the possible outcomes of a study। तो इसमें आप चूज कर लो कौन सा आएगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो तुरंत। देखो गलत होगा, अभी सीखने का टाइम है, ठीक है, डू नॉट वरी, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपका अभी गलत हो रहा है, आप सीख रहे हो, ठीक है, बल्कि आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो। बट ये
नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं होना चाहिए, आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। ओके, हाँ, तो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, प्रेडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए स्टडी। यानी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, यानी पॉसिबल रिजल्ट हम बोलते हैं पहले से ही, वो हम हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हम हाइपोथेसिस इसलिए बनाते हैं, हम बोलते हैं कि यानी हमारा रिजल्ट क्या होगा। देखो, हमारा एक अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। देखो ये सारे हैं, जस्ट एज ए हंच, ये भी हाइपोथेसिस होती है, यानी वो एक गेस होती है, हंच होती है। वाइल दे गेस, इन्हें गेस होती है ना। A type of statement made by researchers when they are attempting to get funding for their research। जब उनको रिसर्च के लिए कोई फंड मिल जाए तो वो उसको बनाते हैं हाइपोथेसिस को, है ना। तो ये सारे, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है कौन सा ऑप्शन है, वो ये है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा आउटकम क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा। ओके, सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को वो लाइक करो। ओके, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हाँ, तो तब तक हम आप शेयर करो और लाइक करो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आई होप आपने लाइक किया है। ठीक है, ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन, यानी हम हाइपोथेसिस किसमें बनाते नहीं हैं। ठीक है, किसमें जरूरी नहीं होती हाइपोथेसिस, किसमें बनाते ही नहीं है। सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल स्टडीज, एक्सपेरिमेंट स्टडीज, नॉर्मेटिव स्टडीज। चलो, आंसर करो सब, सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, हिस्टोरिकल स्टडीज। हिस्टोरिकल स्टडीज जो है इनमें हम हाइपोथेसिस बनाते नहीं हैं। ओके, इसमें जरूरी नहीं होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। एन ऑपरेशनल डेफिनेशन इज, एक डेफिनेशन जब हम बनाते हैं किसी मतलब रिसर्च स्टडी में हम ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। हम लिखते हैं मतलब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनका डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। और जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या कोई और वेरिएबल होगा, डेमोग्राफिक वेरिएबल होगा, कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा, तो उसकी डेफिनेशन जब हम लिखते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन में लिखते हैं, वो कैसे होनी चाहिए। ए, नो रिलेशन टू द अंडरलाइंग concept। B, an abstract theoretical definition of a concept in terms of specific and empirical measures। D, none of the above। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। ओके, तो सी पार्ट इसका आंसर, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एंड एम्पेरिकल मेजर्स, यानी वो स्पेसिफिक होनी चाहिए वो डेफिनेशन। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मतलब प्रैक्टिकल बेस या एक्सपीरियंस्ड बेस पे हम बोलेंगे, है ना। एम्पेरिकल मेजर होना चाहिए उसमें, मतलब वो प्रैक्टिकल बेस पे होना चाहिए वो डेफिनेशन, एक्सपीरियंस बेस होनी चाहिए। एम्पेरिकल मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे डीएनए टेस्ट आता है अंडर एम्पेरिकल। ठीक है, तो अगर किसी को ये डेफिनेशन याद नहीं रहेगा तो वो डीएनए को याद करेगा। डीएनए टेस्ट जब हम करते हैं तो वो एम्पेरिकल बनता है। ठीक है, हाँ, दैट मीन्स की जो हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो डेफिनेशन होगी किसी टर्म की, वो स्पेसिफिक होना चाहिए वो, और एम्पेरिकल यानी प्रैक्टिकल वे में होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में जब हम कंक्लूजन लिखते हैं उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है,
It explains how concepts were operationally defined and measured. It summarizes the key findings in relation to the research question. It contains a useful review of the relevant literature. It outlines the methodological procedures that were employed. चलो सब आंसर करो. कंक्लूजन का पर्पस क्या होता है जब हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं. ठीक है, रिसर्च स्टडी करने के बाद हम एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, उसका कंक्लूजन क्या रहता है. वेरी गुड, सब आंसर करो. सबके पार्टिसिपेशन होने चाहिए और तुरंत होने चाहिए. मैं तो समझाता भी हूं, समझाने के बाद भी जिसको आंसर नहीं करना आएगा ही इज अनलकी, है ना. हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट. इट समराइज द की फाइंडिंग्स इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चंस. यानी ये समराइज कर देता है फाइंडिंग्स को, जो हम हमारे रिसर्च स्टडी की फाइंडिंग्स होती है, यानी जो रिजल्ट होता है उसको समराइज करता है कंक्लूजन पार्ट. ठीक है. हाँ, देखो इट एक्सप्लेन्स, ए पार्ट क्यों नहीं आएगा. इट एक्सप्लेन्स हाउ कंसेप्ट्स वर ऑपरेशनली डिफाइंड. कंसेप्ट्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो कंक्लूजन में ये नहीं होता है. इट कंटेन्स यूजफुल रिव्यू ऑफ द रेलेवेंट लिटरेचर. यानी रेलेवेंट लिटरेचर जो होगा और उसकी मतलब यूजफुलनेस बता देता है, ये फायदामंद क्यों है, तो ये भी नहीं बताता कंक्लूजन. इट आउटलाइन द मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर्स. मेथोडोलॉजी जो है वो हमने क्या क्या किया है वो बताता है. कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन हमें बता देता है कि जो हमारे फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स क्या है. ठीक है, उनको समराइज कर देता है. ओके, जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के रिलेटेड फाइंडिंग्स निकल के आए हैं जब हम रिसर्च स्टडी करते हैं. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9. इसको पढ़ो और आंसर करो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टेटिंग हाइपोथेसिस. यानी इनमें से एडवांटेज, ठीक है, मेरिट जिसको बोलते हैं. ठीक है, हाइपोथेसिस, जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसका एडवांटेज कौन सा है. ठीक है, it forces the researcher to think more deeply and specifically about the possible outcomes of the study. It simplifies the study, it clarifies definition, it reduces researcher bias. चलो सब आंसर करो. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट. इट फोर्सेस द रिसर्चर टू थिंक मोर डीपली. यानी ये एक रिसर्चर को सोचने में मजबूर करता है. ठीक है, और वो भी डेप्थ में. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ स्टडी, कि हमारे आउटकम्स क्या होने चाहिए या क्या हमारे आउटकम होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिसर्च स्टडी करता हूँ तो फिर मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ. ठीक है, बट मैं ऐसे बनाता हूँ कि मेरा मतलब रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स क्या होगा. ठीक है, पॉसिबल आउटकम क्या होगा. तो दैट कम्स अंडर द एडवांटेज ऑफ स्टेटिंग वन हाइपोथेसिस. ओके, हाँ, सिंपलीफाइज स्टडी, सिंपलीफाइज स्टडी कर लेता है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है इसके साथ. ठीक है, क्लैरिफाइज डेफिनेशंस, तो ये भी नहीं है. इट रिड्यूस रिसर्चर बायस, ये भी नहीं आएगा. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, दूसरा हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं ये रिसर्चर को मतलब सोचने में मजबूर कर देता है कि आपको कैसे करने हैं ये रिसर्च स्टडी. ठीक है, आपको टेस्ट कैसे करना है इसको. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 10. इसको पढ़ो और आंसर करो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की एग्जांपल कौन सी है. देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स रीडिंग लेवल्स. There will be a difference between lecture and group instruction. Group instruction is more effective than lecture in the elementary classroom. D. There will be an increase in learning.
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेक्चर इन द एलिमेंट्री क्लासरूम। ये एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। देखो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हम बोल देते हैं कि कितना मतलब हम बोलते हैं डिफरेंस कितनी है, ठीक है। चाहे मोर होगा, चाहे लेस होगा, है ना, चाहे हाई होगा, चाहे लो होगा। तो ये हम बोलते हैं डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि मोर होगा, लेस होगा, हाई होगा, लो होगा, ये हम नहीं बोलते, ठीक है। हम डायरेक्टली बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बना लेंगे ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज इफेक्टिव लेक्चर इन द एलिमेंट्री क्लासरूम, तो यहाँ पे इसमें हमने बताया नहीं कितना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने बता दिया है ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेक्चर इन द एलिमेंट्री क्लासरूम। यानी ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो है ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है लेक्चर से, ठीक है। किन क्लासरूम्स में? एलिमेंट्री क्लासरूम्स में, ठीक है। हाँ, सो हमने बता दिया, मोर पे हमने फोकस किया, तो ये मोर मतलब लेस होगा, हाई होगा, है ना, ग्रेट होगा। तो ये सारे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को दिखाते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे नहीं बताते कितना डिफरेंस है। इस देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे भी कोई बताता नहीं कितनी डिफरेंस। अगर ये हम कहेंगे, ये हम बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन लर्निंग, इंक्रीज होगा लर्निंग, कितनी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगा या कम होगा, तो ये भी नॉन डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल एक ही है इनमें, मोर इफेक्टिव, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन, यानी अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, बट यहां पे ऑप्शन थोड़े मतलब हटके हैं, ठीक है। हाँ, हाइपोथेसिस हम किस में नहीं बनाते हैं, ठीक है। मे नॉट बी नेसेसरी इन, यानी जरूरी किस में नहीं है, रिक्वायर्ड किस में नहीं है। ए, सर्वे स्टडीज, बी फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल रिसर्च, सी एक्सपेरिमेंट स्टडीज, डी नन ऑफ द अबव। देखो क्वेश्चन सेम है ना, बट ऑप्शंस को इधर उधर किया गया है, ठीक है। हाँ, चलो आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें जरूरी नहीं होती है, ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के रिलेटेड कौन सा इनमें ट्रू है, ठीक है। हाँ, it is a tentative proposition, the validity of hypothesis unknown, it must be generalizable, all the above। सब पढ़ो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। चलो सब आंसर करो। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल द अबव। यानी इनमें से कौन सा ट्रू है अबाउट द हाइपोथेसिस, ठीक है। हाँ, इट इज टेंटेटिव प्रपोज, ये टेंटेटिव टेम्पररी होता है ना। हाँ, परमानेंट नहीं होता है ये। वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस अननोन, तो हम बताते नहीं कि हमारे जो हाइपोथेसिस है, अगर हम नल हाइपोथेसिस होगी, क्या ये सच ट्रू निकलेगी आखिर में जब हम रिजल्ट देख लेंगे, ठीक है। तो इसका हम बोलेंगे कि वैलिडिटी इसका अननोन रहता है। इट मस्ट बी जनरलाइजेबल, यानी ये ऐसी बननी चाहिए कि यानी सारे ये जो हमारा सैंपल होगा उसको, या हमारी पॉपुलेशन होगी उसको कवर कर ले। ऑल द अबव, तो सारे इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन मिक्सड मेथड्स रिसर्च क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फाइंडिंग शुड बी, मिक्सड मेथड रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स कैसी होनी चाहिए? लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, बी कंटेनर इन सेपरेट सेक्शंस, सी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, डी शोन फुली इन अपेंडिसेस।
चलो सब आंसर करो, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। देखो मैं आपको समझाता भी हूं, हिंदी में भी है, इंग्लिश वाले खुद भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले खुद पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अब जिनकी परेशानी रहती थी उनको मैं अच्छे से समझाता भी हूं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट इंटीग्रेटेड, यानी जो फाइंडिंग्स होगी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो उसमें हम यूज करेंगे मिक्सर मेथड रिसर्च में, तो उसमें वो यानी फाइंडिंग्स जो होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ठीक है, आपस में वो मिले जुले होने चाहिए। ठीक है, हाँ। लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो हम नहीं बताते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस सेपरेट सेक्शन में हम बता लेंगे इनको, हाँ। शोन फुल्ली इन अपेंडिसिस, अपेंडिसिस में दिखा लेंगे, है ना। बट हम बोलेंगे कि ये जो हमारी फाइंडिंग्स होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मिक्सर मेथड रिसर्च। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स आर थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड, यानी जिनको हम मेजर करते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स आर थिंग्स जिनको हम मेजर करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव मेजर, डेटा, वेरिएबल्स, नन ऑफ द अबव। देखो क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बताता हूं, है ना, फिर भी आप गलत कर लेते हो। गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, वेरिएबल्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स आर थिंग्स विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट का या इवेंट का या थिंग का, कोई चीज होगा, तो इसको जब हम मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। सबों को बोलेंगे, एक को बोलेंगे वेरिएबल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। A statistical technique used for large number of variables to establish whether there is tendency of groups to be interrelated is, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे, यानी बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, ताकि हमें मिले कि यानी कि ये जो वेरिएबल्स है या जो स्टडी है ये इंटीग्रेटेड बन जाए या इंटर रिलेटेड ग्रुप्स होने चाहिए उसमें, है ना। हम देखते हैं कि ये इंटर रिलेटेड है आपस में या नहीं है। ठीक है, हाँ, तो उस वक्त हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस, नन ऑफ द अबव। यानी बहुत सारे वेरिएबल्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं उन ग्रुप्स को या उन वेरिएबल्स को ये इंटर रिलेटेड है कि नहीं, तो उस वक्त हम कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं? ठीक है, फैक्टर एनालिसिस यूज करते हैं, सिंपल कोरिलेशन यूज करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन, नन ऑफ द अबव। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, है ना। बताने की जरूरत, मैंने पिछले बार भी बता दिया, जिन्होंने पिछले एमसीक्यू सीरीज देखे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो फैक्टर एनालिसिस मैंने बता दिया है उसमें भी कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स को देखते हैं। ठीक है, हाँ, सो फैक्टर एनालिसिस द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन 16, इसको पढ़ो और आंसर करो। When studying an active independent variable, an intervention or treatment given to group of participants is called, यानी जब हम एक एक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो हम फिर एक मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, फिर जो हमारे ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें, है ना, उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। यानी जिन पे एक्सपेरिमेंट होता है उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो जब हम उस पर एक वेरिएबल को स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें वो वेरिएबल एक्टिव वेरिएबल होता है। ओके, सो उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए आर बी। चलो सब आंसर करो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आंसर में। ओके, अच्छे से पढ़ो, हिंदी वाले भी अच्छे से पढ़ो, आंसर करो।
तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी हमारे पास जो हम जिन पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वेरिएबल कौन होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसमें, ठीक है। हाँ, तो यानी इससे हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, है ना। हाँ, सो आप ये ध्यान में रखना, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज ए कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल किसको कहा जाएगा इनमें से? ए एज, बी एनुअल इनकम, सी ग्रेड पॉइंट एवरेज, डी रिलीजन। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैटेगोरिकल वेरिएबल इनमें से किसको कहेंगे? ओके, तो सब आंसर करो। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, रिलीजन, रेस, ठीक है। हाँ, देखो एज किस में आता है? एज आता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, है ना। एनुअल इनकम भी आता है उसी में, ग्रेड पॉइंट एवरेज ये भी आते हैं उसी में, है ना, कंटिन्यूअस वेरिएबल। और रिलीजन जो आता है, रिलीजन रेस के अंडर आता है, ठीक है। तो यानी कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिलीजन, ठीक है, ये सारे आते हैं किसके अंडर? रेस के अंदर। तो ये इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल कहेंगे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो एग्जांपल्स ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर रेस, सेक्स एंड एजुकेशनल लेवल। एज ग्रुप भी आता है किसके अंदर? कैटेगोरिकल एज ग्रुप, बट एज नहीं। एज होती फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही बोलेंगे एज 5 ईयर्स, तो उसको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। अगर एज ग्रुप की बोलेंगे, कुछ है 5, कुछ है 6 ईयर्स, कुछ है 7 ईयर्स, ठीक है। या ये एज ग्रुप है 5 to 10, ठीक है। इसमें सब ये ग्रुप वो है जिसमें किसी की एज 6 है, किसी की 7 है, किसी की 8 है, किसी की 9 है, तो वो एज ग्रुप बन गया, ठीक है। इस तरह दूसरा एज ग्रुप भी होगा ऐसे, ठीक है, जिनमें 15 to 19 के आसपास जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल बन गया। तो दैट मीन्स एज ग्रुप एक कैटेगरी। अगर हम अलग एक सिंगल एज की बात करेंगे तो वो बनता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ओके। सो इसको आप ध्यान में रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर बेस्ड ऑन। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है ये किस पे बेस्ड होती है, यानी इनकी बुनियाद किस पे होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की, ठीक है। द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स, बी कंसेप्चुअल पैरामीटर्स, सी रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च, डी सर्वे ऑफ लिटरेचर। सब आंसर करो। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। हाँ, लाइक करने से हमें मिलते हैं मोटिवेशन कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इतना मटेरियल, इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम आपके लिए। तो आप लाइक कर लो, तब हमें पता चलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स। अभी मैं कह रहा था इससे पहले, है ना। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, स्पेशली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। अ मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, सब्जेक्ट वेरिएबल, एक्टिव वेरिएबल। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखा होगा तो वहां पे भी मैंने ये बोला था। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आज, तो इजी क्वेश्चन थे। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, एक्टिव वेरिएबल। इन्हें मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं एक्टिव वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, है ना। हाँ, तो ये आप ध्यान में रखना।
तो चलते हैं आज के लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ो और आंसर करो। कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर, यानी कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेम रहते हैं किस किस के लिए, ठीक है, नहीं कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेम रहते हैं बट एक के लिए नहीं रहता है सेम। ए डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, सी एक्सटेंडेंस वेरिएबल के लिए, डी रेप्लिकेशन वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। हाँ चलो सब आंसर करो। कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में सेम रहता है बट एक्सेप्ट एक में नहीं रहता है, ठीक है, सेम। तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सटेंडेंस वेरिएबल है, रेप्लिकेशन वेरिएबल है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल होता है, एक्टिव वेरिएबल होता है, तो इसमें ये कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सेम नहीं रहता है, ठीक है। हाँ इसमें वेरी होता है, इसमें चेंज हो जाता है ये। द ट्रीटमेंट ग्रुप आल्सो कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इन्हें ट्रीटमेंट ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कहते हैं। इट रिसीव्स द ट्रीटमेंट हुज इफेक्ट द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन, यानी इसमें हम इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ तो मतलब जो हम ट्रीटमेंट इसमें देते हैं इस ग्रुप में, है ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप, इसलिए ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहते हैं इसको, है ना। हाँ कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स आइदर नो ट्रीटमेंट, कंट्रोल ग्रुप में ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। एसेटेंड आर ट्रीटमेंट हुज इफेक्ट इज ऑलरेडी नोन, तो ये एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें इफेक्ट ऑलरेडी पता होता है। और प्लेसिबो या फेक ट्रीटमेंट होते कहते हैं जिसको, है ना, प्लेसिबो फेक ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बारे में। इन साइंटिफिक रिसर्च द यूज ऑफ ए कंट्रोल ग्रुप अलाउज यू टू आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम कंट्रोल ग्रुप की बात करेंगे वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कितना है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ओके। कितनी चेंज आ जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल में बाय इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज, थैंक यू। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है। आजकल कम लोगों का फीडबैक आता है कमेंट में, आप फीडबैक यहां पर भी दे सकते हैं, www.fillerform.info, इस पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम है आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाते हैं आप बोलो कहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाते हैं, ठीक है। हाँ सो ये 2 बजे का क्लास है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। आपके पास फ्री क्लासेस है, इनको भी आप लाभ लीजिए, ठीक है। हाँ सो आप भी मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम JRF Achievers में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये क्विज आप दे दो, जब भी आप ये क्विज होगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट मिलता है कि कब है ये, ठीक है। हाँ सो आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न होगा तो आप उसको कमेंट में बोल दो और उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, ओके बाय।